मेडिकल पैराडाइम जो भी है, ठीक है। अच्छा, बायोलॉजिकल पैराडाइम कहता है कि किसी भी तरीके से आपका न्यूरॉन, ठीक है, क्योंकि न्यूरॉन इज प्लस brain, wrong with the neural system, something going wrong with the system, or anything going wrong within the brain structure that will cause any kind of pathology. ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर जैसे हमने मेंटल रिटार्डेशन के बारे में पढ़ा तो हमें ये पता चला कि जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स की आउटर मोस्ट लेयर है वो डेवलप नहीं हुई होती है, जिसकी वजह से काउंट ऑफ न्यूरॉन्स इन द पर्सन इज अनएबल टू इंटेलेक्चुअली फंक्शन एट अ नॉर्मल लेवल। ठीक है, फीटस ग्रो नहीं होता, या हाइपोक्सिया की वजह से कुछ सेल्स डेड हो जाते हैं, जिसकी वजह से यू नो व्हाट्स हाइपोक्सिया, राइट? नो। ओके, हाइपोक्सिया ये होता है एट द टाइम ऑफ बर्थ। तो सवाल करो ना यार, Insufficiency of oxygen. जी, जब डिलीवर होता है बेबी, इनसफिशिएंट ऑक्सीजन टू द ब्रेन, विद इन सेकेंड्स जितनी ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी उतने ब्रेन सेल्स डेड होना शुरू हो जाएंगे। और ये भी आपकी नॉलेज के लिए है कि न्यूरॉन या ब्रेन सेल कोई एक भी डेड हो जाए वो रीजेनरेट नहीं हो सकता। ओके, कभी भी रीजेनरेट नहीं होगा। यही वजह है कि अगर एक दफा डैमेज हो जाए ब्रेन, उसके लिए हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। बॉडी के जितने भी Ma'am, hypoxia is the term related only to the insufficiency of oxygen in the brain or throughout the body? In the brain, to the brain, hypoxia. All right. And causes brain damage. Basically, hypoxia reason है for brain damage. और यूजुअली जब हम मेंटल रिटार्डेशन पढ़ रहे होते हैं तो उसमें टर्म हाइपोक्सिया करते हैं। आपने अगर देखा हो टीवी में या कहीं पे, यूजुअली एट द टाइम ऑफ बर्थ बच्चे को रुलाया जाता है। वो रुलाने का भी ये होता है कि जैसे ही बच्चा पैदा हुआ है, अगर नहीं रोता इसका मतलब है उसको सप्लाई ऑक्सीजन की ब्रेन को नहीं गई है। सही है, तो दैट कॉजेस डैमेज टू द ब्रेन। Thank you. अब हम आ जाते हैं कि क्या क्या रीजंस हो सकते हैं, क्या चीजें होती हैं जो कि पैथोलॉजी डेवलप कर सकती हैं, जो आपकी मेडिकल पैराडाइम के पर्सपेक्टिव से। मेडिकल पैराडाइम कहती है कुछ जेनेटिकली चीज इनहेरिट होती है, और बाज दफा जीन्स जो है वो डिफरेंट साइकोपैथोलॉजीज का रीजन बनते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपका स्किज़ोफ्रेनिया है। स्किज़ोफ्रेनिया डिसऑर्डर है, उसके बारे में कहा जाता है कि यूजुअली जेनेटिकली इनहेरिट होता है। ठीक है, पेरेंट में से किसी को साइकोसिस होता है तो उसकी बहुत स्ट्रॉन्ग जेनेटिक कंपोनेंट्स मौजूद हैं। इसी तरह से बाइपोलर डिसऑर्डर्स पढ़े होंगे आपने, यूनिपोलर डिसऑर्डर्स पढ़े होंगे आपने, तो उसके बारे में रिसर्च कहती है कि जो बाइपोलर डिसऑर्डर है उसकी फ्रीक्वेंसी ऑफ इनहेरिटेंस कम है एज कंपेयर टू द यूनिपोलर जो है वो डिप्रेशन। तो जब आप रिसर्च पढ़ेंगे तो यूनिपोलर डिसऑर्डर्स की हेरिटेज कंपोनेंट ज्यादा स्ट्रॉन्ग है एज कंपेयर टू द बाइपोलर डिसऑर्डर्स। ठीक है, बाइपोलर का बच्चा जो है वो यूनिपोलर हो सकता है और बाइपोलर भी हो सकता है, लेकिन यूनिपोलर का जो बच्चा है वो हमेशा यूनिपोलर ही होगा, वो बाइपोलर नहीं हो सकता। ठीक है, इसकी एग्जाम्पल यूं है। सही है, और भी डिसऑर्डर्स हैं जो कि जिनके बारे में कहा जा रहा है कि वो इनहेरिट होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपका जो है फोबियाज, यूजुअली कहा जाता है कि फोबियाज की भी हिस्ट्री में इनहेरिट होने की गुंजाइश होती है। देयर आर सर्टेन फियर्स दैट आर बीइंग जेनेटिकली ट्रांसफर्ड जो कि फोबिया की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, और सो ऑन एंड सो फोर्थ। बहुत सारे ऐसी पैथोलॉजीज जिनकी जेनेटिक कंपोनेंट्स की जो हिस्ट्री है वो हमें नजर आती है। अच्छा, फिर होता है कि अच्छा एक तो हो गया जेनेटिक, और क्या चीज है जो कि बायोलॉजिकल पैराडाइम में जिसकी वजह से साइकोपैथोलॉजी हो सकती है। एक है आपकी बॉडी के अंदर कुछ, आपके ब्रेन के अंदर कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं। वो न्यूरोट्रांसमीटर्स का एक खास अमाउंट आपके ब्रेन में मौजूद होना चाहिए। उनकी इनसफिशिएंसी या उनकी एक्सेस, दोनों सूरतों में साइकोपैथोलॉजी हो सकती है। अगर कोई न्यूरोट्रांसमीटर मींस आपके न्यूरॉन्स जो हैं, न्यूरॉन जो होता है बेटा, दो न्यूरॉन्स का आपस में कनेक्शन कैसे होता है, मैं आपको इसको मज़ीद भी कर दूंगी, अगर नहीं समझ में आएगा तो आई डेफिनेटली एक्सप्लेन इट फर्दर। न्यूरॉन का स्ट्रक्चर इस तरह से होता है, आपका एक न्यूरॉन का जो एंड होता है वो दूसरे न्यूरॉन के एंड से मिला हुआ होता है, और थ्रू इलेक्ट्रिक इम्पल्स से जो मैसेज ट्रांसफर होता है उससे क्या होता है कि
सर्टन जो आपके रिसेप्टर्स के एंड्स हैं उनके अंदर कुछ केमिकल्स मौजूद होते हैं, ठीक है। जब एक खास मैसेज जाना है तो वो खास मैसेज जो है खास न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होगा तो वो मैसेज जाएगा। हमारे पास बहुत सारे न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं जो कि मौजूद होते हैं डिफरेंट फंक्शंस के लिए। जैसे सेरोटोनिन नाम सुना होगा आपने, ठीक है। सेरोटोनिन क्या होता है? सेरोटोनिन इज अ न्यूरोट्रांसमीटर व्हिच इज कॉल्ड एज अ फैसिलिटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर। और सेरोटोनिन के साथ ही होता है कि सेरोटोनिन आपकी स्लीप, आपकी एपेटाइट, आपके बॉडी टेम्परेचर, बहुत ही कहना चाहिए कि एक वाइटल किस्म का एक आपका न्यूरोट्रांसमीटर है जो आपकी डेली एक्टिविटीज हैं या रूटीन है चीजें हैं उनको रेगुलेट करता है, जिसमें आपकी एपेटाइट आ जाती है, आपका बॉडी टेम्परेचर। तो बहुत ही बेसिक है। इवन कि आपकी स्लीप रेगुलेट करने के लिए सेरोटोनिन जो है वो आपका मूड, आपका एनर्जी लेवल, स्ट्रेस रिलीज करता है। स्ट्रेस जो है वो कॉर्टिजोल है, वो तो हार्मोन है मैम, स्ट्रेस रिलीजर है सेरोटोनिन। हाँ, सेरोटोनिन स्ट्रेस रिलीजर है, यस। लिफ्ट्स अप योर मूड, मूड का मैंने कहा ना, इट इज बेसिकली अगर उसका अमाउंट अगर आपकी बॉडी में ज्यादा होता है। इसकी रिसर्चेस बहुत सारी सुसाइड के साथ भी रिलेट की गई हैं, डिप्रेशन के साथ भी रिलेट की गई हैं, और कहा जाता है जब इसका लेवल कम हो जाता है द पर्सन माइट कमिट सुसाइड, माइट गेट डिप्रेस्ड, ठीक है। तो सेरोटोनिन बड़ा एक की न्यूरोट्रांसमीटर है, ठीक है। ये आपका फैसिलिटेटरी, दो तरीके के फंक्शन होते हैं, एक तो काम रोक दे, दूसरा काम को इनहैंस कर दे। तो अभी मैं वो न्यूरोट्रांसमीटर्स बता रही हूँ जो इनहैंस कर देते हैं फंक्शंस को, ठीक है। उनमें सेरोटोनिन एक नॉरएपिनेफ्रिन होता है। नॉरएपिनेफ्रिन आपने मूड डिसऑर्डर्स अगर पढ़े होंगे तो मूड डिसऑर्डर्स के अंदर नॉरएपिनेफ्रिन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, एनर्जी लेवल में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नॉरएपिनेफ्रिन का लेवल अगर ज्यादा हो जाए तो मैनिक एपिसोड हो जाता है, अगर नॉरएपिनेफ्रिन का लेवल कम हो जाए तो डिप्रेशन हो जाता है, ठीक है। इसी तरह जो है वो डोपामीन है। डोपामीन हमारी विजुअल फंक्शनिंग, इन चीजों के लिए डोपामीन बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। और डोपामीन का लेवल जी मैम, नॉन एप्रीफिन लेवल अगर हाई हो जाए तब क्या? नॉरएपिनेफ्रिन अगर ज्यादा हो जाए तो मेनिया, मैनिक एपिसोड होता है, यानी कि बहुत ज्यादा एनर्जी हो जाएगी आप में, आपको नींद नहीं आएगी, आप बहुत एक्टिव हो जाएंगे, फुल ऑफ एनर्जी हो जाएंगे, ठीक है, और आप रेस्टलेस हो जाएंगे, ठीक है। और अगर कम हो जाए नॉरएपिनेफ्रिन तो यू विल बी स्लो, साइकोमोटर फील होगी, और आपकी कॉग्निटिव प्रोसेसेस भी स्लो हो जाएंगे, बॉडी के फंक्शन स्लो हो जाएंगे, सैडनेस का एलिमेंट आ जाएगा। तो डिप्रेशन में यूजुअली नॉरएपिनेफ्रिन का लेवल जो होता है वो कम हो जाता है। डिड आई आंसर योर क्वेश्चन? मैम एक सवाल। यस मैम, थैंक यू सो मच। जी मैम, क्या एक ही वक्त में या एक ही बंदे के अंदर ये दोनों प्रॉब्लम हो सकती है? बिल्कुल ज्यादा हो सकता है? हाँ, हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती है, क्योंकि बहुत सारी मेडिकेशन इस तरह दी है। फर्ज करें कि आपको मेडिसिन दे रहे हैं तो वो कहीं किसी को इनहांस कर रही है, किसी को डिस्टर्ब कर रही है, तो उसकी इम्बैलेंसेस हो जाते हैं। कभी कभार जब हम एंटीसाइकोटिक दे रहे होते हैं तो तब भी चीजें जो होती हैं वो हेवायर हो जाती हैं, ठीक है। आई वॉज टॉकिंग अबाउट डोपामीन, तो मैं ये डोपामीन को जल्दी से कवर कर लूं, थोड़ा सा मैं कवर कर लूं, देन विल गो इनटू द डिस्कशन पार्ट। आई एम गोइंग because this was not my job, I'm just doing it because आपको नहीं पता, और ये बहुत की पॉइंट्स हैं, की फैक्टर्स हैं जो आपको आने चाहिए। अच्छा, फिर उसके बाद हम आ जाते हैं डोपामीन पे। डोपामीन जो है अगर कम हो जाए तो पार्किंसनिज्म की तरह के फैक्ट्स होते हैं, शफलिंग गाइट होता है, आपकी मसल टोन चली जाती है, मुंह का लटक जाना, ये सब होता है डोपामीन की कम हो जाए। डोपामीन अगर ज्यादा हो जाए, ठीक है, तो साइकोटिक लाइक फीचर्स होते हैं, साइकोसिस हो जाता है, हेलुसिनेशंस, डिल्यूजन्स, ये सब चीजें जो है वो होती हैं। कॉग्निटिव प्रोसेसेस को ज्यादा ही सेंसिटिवली आपको नजर आने लग जाते हैं या फील होने लग जाती हैं चीजें। अच्छा, फिर उसके बाद जो है इस पैराडाइम में एक तो हो गया जेनेटिक फैक्टर, एक हो गया न्यूरोट्रांसमीटर्स, एक होता है ब्रेन स्ट्रक्चर में कुछ चेंजेस का आ जाना, ठीक है। ब्रेन में कभी कभार ऐसा होता है कि कोई डिफॉर्मिटीज हो जाती हैं या किसी वजह से ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल स्किज़ोफ्रेनिया के अंदर जो है वो ये देखा गया है कि जो मर्द हजरात हैं उनके वेंट्रिकल्स जो होते हैं ब्रेन के अंदर वो इनलार्ज हो जाते हैं, which causes them to become psychotic,
ठीक है, सो साइकोसिस का एपिसोड होता है। इसी तरह से खवातीन के यहाँ लिम्बिक एरिया जो है वेंट्रिकल्स एनलार्ज हो जाते हैं ब्रेन में। जो मेल्स होते हैं, रिसर्च कहती है कि मेल्स that is a major cause of psychosis, ठीक है। इसी तरह से खवातीन का लिम्बिक एरिया इज बेसिकली अ सीट ऑफ इमोशंस। आपके ब्रेन में जो स्ट्रक्चर है उसमें व्हाट आई विल डू इन द नेक्स्ट क्लासेस कि थोड़ा सा आप लोग पढ़कर आइएगा और मैं आपको स्ट्रक्चर से समझा दूंगी चीजें। हम ब्रीफली टच अप ऑन करेंगे चीजों को, क्योंकि डिटेल में हमारा ये डोमेन नहीं था, लेकिन क्योंकि आप लोगों ने कहा हमें करवाया नहीं है, आई वॉज थिंकिंग ऑफ गेटिंग यू अक्वेंटेड विद ये तो हमारा आज था ही नहीं ना टॉपिक, तो हम तो कुछ और पढ़ने जा रहे थे, तो हम कुछ और पढ़ रहे हैं इस वक्त, ठीक है। तो हम तो डिसऑर्डर्स पढ़ने जा रहे थे, कौन से नहीं किए और कौन से किए हैं, लेकिन हमें बेस ही नहीं पता, तो दैट इज व्हाई आई एम जस्ट ब्रशिंग यू गाइज अप टू अंडरस्टैंड कि कौन कौन सी पैराडाइम्स हैं जिनके जरिए हम डिसऑर्डर्स या उनकी थियरीज पढ़ेंगे उस डिसऑर्डर्स के हवाले से, तो हमें मालूम हो, ठीक है। तो ब्रेन का स्ट्रक्चर किसी तरीके से भी चेंज होगा, उसकी वजह से साइकोपैथोलॉजी हो सकती है। एक है कि न्यूरोट्रांसमीटर्स ज्यादा एक्टिव हो जाएं या स्लो हो जाएं, उसकी वजह से हो सकती है। न्यूरोट्रांसमीटर इसके अलावा जो रिसेप्टर्स है, न्यूरो रिसेप्टर्स, उनका नंबर या काउंट बढ़ जाए या उनका काउंट कम हो जाए, उस सूरत में भी पैथोलॉजी हो सकती है। रिसेप्टर सेंसिटिव हो जाए या इनसेंसिटिव हो जाए, उस सूरत में भी साइकोपैथोलॉजी हो सकती है इस पैराडाइम के मुताबिक। ब्रेन स्ट्रक्चर में डिफॉर्मिटी हो जाए, उसकी वजह से भी हो सकती है। हार्मोनल इम्बैलेंसेस हो जाए तो भी, जैसे फॉर एग्जांपल कॉर्टिजोल एक हार्मोन है और वो स्ट्रेस हार्मोन कहलाता है, जितना ज्यादा वो होगा इसका मतलब है कि आपकी बॉडी को डील करने में उतनी प्रॉब्लम्स होंगी। कॉर्टिजोल क्योंकि आपकी किडनीज पर इफेक्ट करता है, हायर नंबर ऑफ कॉर्टिजोल डैमेजेस कॉजेज अ लॉट ऑफ डैमेज टू द बॉडी, तो इसीलिए कहा जाता है कि स्ट्रेस जो है इंड्यूसिंग फैक्टर्स को रिड्यूस किया जाए, स्ट्रेस इंड्यूसिंग फैक्टर्स को कम करने की कोशिश की जाए, ठीक है। इसके अलावा जो है और क्या चीज थी, न्यूरोट्रांसमीटर्स हो गए, हार्मोन्स हो गए, ब्रेन का स्ट्रक्चर हो गया, ओके ठीक है, सही है। ये चीजें की वजह से साइकोपैथोलॉजी हो सकती है, ये बायोलॉजिकल पैराडाइम कहती है। अब बायोलॉजिकल पैराडाइम क्योंकि कहती है कि इन सब चीजों की वजह से केमिकल्स की इंक्रीज या डिक्रीज की वजह से हो रहा है, तो उसकी वजह से मेडिसिन भी उस तरह की दी जाती हैं जो फंक्शंस को एनहांस करें या फंक्शंस को स्लो डाउन करें, ठीक है। डिफरेंट मेडिकेशंस दी जाती हैं, और या फिर साइकोसर्जरी की जाती है। साइकोसर्जरी इज बेसिकली द लास्ट रिजॉर्ट इन मेडिकल पैराडाइम के। साइकोसर्जरी के बाद, क्योंकि आपने एक दफा कोई भी ब्रेन का हिस्सा डिस्कनेक्ट कर दिया तो आप उसको रिकनेक्ट नहीं कर सकते, डैमेज इज गोइंग टू बी डन फॉर एवर। बाज दफा कोई चीज काम नहीं कर रही होती, कोई मेडिसिन काम नहीं कर रही होती, तो हम साइकोसर्जरी परफॉर्म करते हैं ब्रेन के। अब आपको ब्रेन का ही नहीं पता ना, ब्रेन नहीं पढ़ा ना आप लोगों ने, उसमें होता है कि ब्लड टेस्ट करते हैं, ब्लड टेस्ट से पता चलता है कि किसी भी न्यूरोट्रांसमीटर के अगर मेटाबोलाइट्स ज्यादा हैं ब्लड में, ठीक है, या मेटाबोलाइट्स कम है उसके, तो हमें पता चल जाता है कि ये न्यूरोट्रांसमीटर ज्यादा है जिसकी वजह से उसको ये बिहेवियरल प्रॉब्लम्स हो रही हैं। और अगर उसके मेटाबोलाइट्स कम है तो इसका मतलब ये है कि वो न्यूरोट्रांसमीटर फंक्शन नहीं कर रहा। और मेटाबोलाइट्स का मतलब क्या होता है? मेटाबोलाइट्स का मतलब ये होता है जब भी कोई चीज, जैसे आपने मेटाबॉलिक प्रोसेस पढ़ा होगा ना, जब भी कोई चीज ब्रेकअप होती है तभी कंबाइन होती है, कंबाइन होती है तो उसके लेफ्ट आउट जो होते हैं वो मॉलिक्यूल्स रह जाते हैं, ठीक है। तो मेटाबोलाइट्स जितने बने होंगे इसका मतलब ये है कि उतना न्यूरोट्रांसमीटर बॉडी में एब्जॉर्ब हुआ है या यूज हुआ है या रिलीज हुआ है न्यूरोट्रांसमीटर। और अगर मेटाबोलाइट्स नहीं होंगे इसका मतलब है न्यूरोट्रांसमीटर बॉडी में रिलीज नहीं हुआ, ब्रेन ने रिलीज नहीं किया, इसी वजह से वो फंक्शंस जो है तो उनको ब्लड टेस्ट के जरिए हम मालूम कर सकते हैं। फिर सीटी स्कैन्स होते हैं, पेट स्कैन्स होते हैं, सीटी स्कैन्स होते हैं, ब्रेन इमेजिंग की जाती है, डिफरेंट फंक्शंस करवाए जाते हैं और देखा जाता है कि इस वक्त कौन सा जो है ब्रेन का हिस्सा जो है उसमें कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो ज्यादा नंबर में नजर आ रहा है। डिफरेंट कलर्स दिए जाते हैं उसमें और उनके जरिए, ट्यूब्स के जरिए पता चलता है कि क्या वो हो रहा है कि नहीं हो रहा, क्योंकि डिफरेंट फंक्शंस कराते हैं तो उसमें उनका रोल प्ले हो रहा है कि नहीं हो रहा, ठीक है। So these are the ways we come to know कि कौन सी ब्लड में ज्यादा है और कौन से कम है। अच्छा, फिर उसके बाद ये हो गया खत्म। अब हम ट्रीटमेंट कैसे करते हैं? ट्रीटमेंट में एक तो हमारी ड्रग थेरेपी होती है। इसमें ड्रग थेरेपी में हम क्या करते हैं, हम मेडिसिन देते हैं,
और पेशेंट को करते हैं, ठीक है, मेडिसिन के जरिए। अच्छा, दूसरा तरीका साइकोसर्जरी, यानी कि हमने ब्रेन में कुछ लीजन्स करते हैं। लीजन का मतलब ये होता है अगर आपने ब्रेन में कोई भी कट दे दिया या कुछ भी कर दिया, उसको दोबारा सी तो नहीं सकते, ठीक है, वंस डन इज डन। डिस्कनेक्ट कर दिया किसी ब्रेन के हिस्से को, किसी दूसरे से दोबारा रिकनेक्ट नहीं किया जा सकता उसको, ठीक है। तीसरी चीज होती है वो ईसीटी होता है, इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी। इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी इज बेसिकली अगेन द लास्ट रिजॉर्ट। ये लास्ट रिजॉर्ट होते हैं जब कोई भी चीज काम नहीं कर रही होती है, तो हम इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी को अडॉप्ट करते हैं और हम फिर अपने पेशेंट्स पे अप्लाई करते हैं। हम नहीं करते हैं, यानी कि साइकियाट्रिस्ट उसको अप्लाई करेगा। अच्छा, उसमें जो पहले थी बायलैटरल ये थी कि दोनों टेम्पल्स जो होते हैं ना आपके टेम्पल्स, क्या कहते हैं, कनपट्टियों पे लगाया जाता था, दोनों पे इलेक्ट्रिक करंट के साथ। बिजली का झटका नहीं, 440 वोल्ट नहीं देते हैं, देयर इज अ वेरी मिनिमल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट दैट इज बीइंग पास्ड टू स्टिमुलेट सर्टेन रीजन्स। तो हमको लगता है कि वो उससे उनको जो स्टिमुलेट करने से, यस, 2 equal halves, यस पलवशा, दैट्स राइट। सो उसको हम करते हैं, लेकिन अब जो है वो यूनिलैटरल होता है। यूनिलैटरल इज मोर, क्योंकि जो आपका ईसीटी है उसका एक नुकसान ये होता है कि ईसीटी जहां लगता है, जिन टेम्पल्स पे जो न्यूरॉन्स उसके करीब होते हैं, वो न्यूरॉन्स डैमेज हो जाते हैं। और मैंने आपको बताया, न्यूरॉन एक दफा डैमेज हो जाए उसके बाद उसको आप रिकवर नहीं कर सकते, उसको आप किसी भी तरीके से रिवाइव नहीं कर सकते हैं। वंस डेड इज डेड, ठीक है। दूसरी चीज ये है कि जब ये चीज देखी गई तो जो है ये आपका कार्लेटी एंड बिनी ने ही किया था इसको, और इसमें यह था कि उन्होंने फिर कहा कि हम इसको एक टेम्पल पे लगाएं, वो टेम्पल नॉन डोमिनेंट हेमिस्फीयर है। व्हाट अबाउट, हाँ अभी करते हैं बेटा इसकी भी बात। तो उसमें एक टेम्पल्स पे जो नॉन डोमिनेंट हेमिस्फीयर है उस पर लगाया जाता है, ठीक है। और नॉन डोमिनेंट का मतलब है अगर आप राइट हैंडेड हैं, क्रॉस में चलते, ठीक है, इफ आई रेज माई राइट हैंड इट मीन्स मेरा लेफ्ट वेंट्रिकल डोमिनेंट है। इफ आई रेज माई लेफ्ट हैंड, इसका मतलब है मेरा राइट हेमिस्फीयर डोमिनेंट है, ठीक है। सो मोस्ट ऑफ यू रेज योर हैंड्स, प्लीज रेज योर हैंड्स, नॉट ऑन द दिस थिंग बट, और देखो फिर तुम्हारा कौन सा वाला है, ठीक है। सो आपने जो हाथ उठाया ये रिफ्लेक्स है ना, तो इस अपोजिट वाली साइड पर आपका ब्रेन, वो आप लेफ्ट हैंडेड हो तो आपका राइट हैंडेड हो तो आपका लेफ्ट हेमिस्फीयर डोमिनेंट है, ठीक है। यू कैन ऑल्सो आइडेंटिफाई, जब हमारे पास पेशेंट आता है तो यूजुअली हम उसे कहते हैं योर हैंड, तो रिफ्लेक्स में वही हाथ वो उठाएगा जिसमें कि उसने जो उसका डोमिनेंट है, ठीक है। तो इसलिए हमें पता चल जाता है, फिर उसके नॉन डोमिनेंट हेमिस्फीयर में लगाया जाता है। ब्रेन के दोनों हेमिस्फीयर्स जो हैं वो इक्वली मिरर्ड होते हैं, और जो राइट साइड का फंक्शन करता है वही लेफ्ट साइड का फंक्शन करता है। एक अगर डैमेज हो जाए तो दूसरा उसके फंक्शंस को रिप्लेस कर देता है, ठीक है। तो ये थी आपकी बायोलॉजिकल पैराडाइम की पूरी डिस्क्रिप्शन। एंड यस, मोस्ट ऑफ द डिसऑर्डर्स, स्पेशली साइकोटिक डिसऑर्डर्स हैं, न्यूरोटिक डिसऑर्डर्स भी हैं, जैसे डिप्रेशन है, बाइपोलर है, आपके बायलैटरल सिमेट्रिकल, यस पलवशा। तो वो सारे जो है उसमें आप कह सकते हैं कि ये सारे रीजंस हैं कि आपकी जो बायोलॉजिकल पैराडाइम एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जीन्स डू हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन सर्टेन साइकोपैथोलॉजीज, लेकिन बाज दफा ये लर्न भी होती है, एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी होते हैं। जैसे एक सवाल उठता है कि साइकोटिक अगर जेनेटिक है तो फिर बचपन से ही साइकोसिस क्यों नहीं हो जाता, फिर बड़े होके क्यों साइकोसिस होता है, या बड़े होके क्यों स्किज़ोफ्रेनिक हो जाता है? उसकी वजह ये होती है मे बी द पर्सन हैज दोज जीन्स, मगर वो रिसेसिव जीन्स हैं, उस वक्त जो है डोमिनेंट जीन्स नहीं है वो, ठीक है, और वक्त के साथ स्ट्रेसर के साथ जो है वो डोमिनेंट हो जाते हैं, और फिर उसके बाद वो डिसऑर्डर कॉज कर देते हैं, या फिर कुछ वल्नरेबिलिटीज हैं। जी मैम, मैं कहना चाह रही थी, जब हमें पता है कि जब नर्व सेल इरिपेरेबल हैं, तो फिर हम सर्जरी की तरफ क्यों जाते हैं, न्यूरल सर्जरी की तरफ? जब हमें पता है कोई ना कोई डैमेज ही होगा, चाहे एक सेल डैमेज हो, तो फिर हम न्यूरल सर्जरी की तरफ उसका रीजन ये होता है, उसका रीजन, समीरा, दैट्स अ गुड पॉइंट, मैंने कहा था ना लास्ट रिजॉर्ट होता है। उसका रीजन ये, अगर कोई बहुत होमोसाइडल या सुसाइडल हो गया है और शोर शराबा कर रहा है, मैनिक एपिसोड बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा पैरानोया हो गया,
और वो किसी तरीके से कंट्रोल नहीं हो रहा, मेडिसिन भी दे रहे हैं, इट्स नॉट, उसकी बॉडी टॉलरेट नहीं कर रही उस मेडिसिन को और इफेक्टिव नहीं है, तो उसका हल ये होता है कि हम उसको किसी भी तरीके से इस तरह की कोई चीज करें जिससे वो कम से कम काम डाउन हो जाए, जब वो रिलैक्स हो जाए, और फिर रिस्पॉन्स जो है उसका इतना वायलेंट और इतना अग्रेसिव ना हो। क्योंकि सबसे पहली चीज जो होती है, जो आपने एबनॉर्मल की डेफिनेशंस में भी पढ़ी है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आपकी अपनी जात को नुकसान ना पहुंचे और आपकी वजह से आपकी सोसाइटी को नुकसान ना पहुंचे, ठीक है। तो नॉर्मल बिहेवियर के लिए फिर हमें ये करना पड़ता है कि वो अपने आप को नुकसान ना पहुंचाए अपनी सोसाइटी में। यूजुअली कॉम्बिनेशन ऑफ जो है ड्रग्स एंड साइकोथेरेपी मिलाकर जो है ट्रीटमेंट होता है। एक्लेक्टिक अप्रोच बहुत कॉमन है और बहुत ही पॉपुलर होती है। अब वो कौन सी पैराडाइम आप यूज करते हो ये डिपेंड करता है। तो अगर ये काम नहीं कर रही है किसी भी सूरत में, साइकोथेरेपी भी काम नहीं कर रही है, मेडिसिन भी काम नहीं कर रही है, फिर द अदर रिजॉर्ट इज कि हम ईसीटी देखकर उसको थोड़ा सा काम डाउन, ये यूजुअली उनके लिए ईसीटी और ये उनके लिए होता है, लेकिन हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली छोटी छोटी चीज पर ईसीटी लगा देते हैं और कहते हैं जी आपने जल्दी ठीक होना है। सॉरी के साथ अनएथिकल प्रैक्टिसेस बहुत है। अस्पताल में जाओ तो मरीज के घर वालों से पूछते हैं, हाँ भाई बताओ तुम्हारे मरीज को जल्दी ठीक करना है, देर से ठीक करना है। अब कौन कहेगा कि नहीं जी मुझे 15 दिन में ठीक होना है, ठीक है। हर कोई कहता है जी मुझे जल्दी ठीक करना है, तो ठीक है बस 2 दिन में लाओ और हम इनको ईसीटी लगा देंगे, 3 कोर्सेज कर देंगे इनके ईसीटी के, और फिर इनको ले जाना, तुम घर फारिग हो जाएंगे। सब खुशी खुशी कहते हैं अच्छा जी ठीक है। उनको पता ही नहीं होता बेचारों को, उनको वार्न ही नहीं किया जाता कि इसके रिपरकशंस क्या होंगे, इसके साइड इफेक्ट्स क्या होंगे। मैंने ऐसे मरीज भी देखे हैं जिनको इतने ईसीटी लगे हैं कि वो बिल्कुल दे वर लिविंग अ लाइफ ऑफ वेजिटेबल, बिल्कुल बिस्तर में पड़े हुए थे, ना सो सकते थे, ना उठ रहे थे, ना बोल रहे थे। They were in a terrible state. Yes, of course, it's damaging. वही बात है ना कि पेशेंट्स के जो फैमिली है उनके कंसेंट के बगैर तो होता नहीं है। वो कंसेंट मासूमियत में दे देते हैं, जबकि एथिक्स कहती है कि बताओ, अगर फिर भी वो कहे लगा दो तो लगा देना चाहिए। वेंट के भी इसी तरह से कोई कोड नहीं है एथिक्स का, जबकि वेंट पे लगाने के भी रिपरकशंस बताने चाहिए कि क्या हो सकता है, ठीक है, लेकिन नहीं है। कोविड में सबसे पहले जो डेथ होती है वो वेंट वालों की होती है। उसकी वजह ये है कि वेंट पे ही नहीं चाहिए कोविड के पेशेंट को, क्योंकि उसके ऑलरेडी वल्नरेबल है लंग्स, और मशीनरी से ऑक्सीजन जब डाली जाएगी तो डेथ तो पक्की है, रप्चर हो जाएगा, फिर उसके बाद रप्चर हो जाता है और फिर पानी आ जाता है लंग्स में। द प्रोसीजर इज दैट पीपल वुड गो इमीडिएटली फॉर वेंट। बताते नहीं है ना हर चीज, डॉक्टर्स नहीं बताते हैं, लोग नहीं बताते हैं। सी सेक्शन का कहते हैं आसानी से चाहिए या मुश्किल तरीके से बच्चा पैदा करना, तो सी सेक्शन अब हर कोई लड़की कहती है ओ आई जस्ट वांट कंफर्टेबल डिलीवरी, तो सी सेक्शन कर देते हैं। तो दिस इज हाईली अनप्रोफेशनल।